नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कल एक खबर आई। खबर थी कि भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से यानी इमीडिएट इफेक्ट से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स और ई बुक के इंपोर्ट यानी आयात को बैन कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट हुए। डेवलपमेंट ये हुआ कि कल शाम होते होते भारत सरकार ने उस इमीडिएट इफेक्ट वाले फैसले को जरा सा उसमें सुधार किया और 3 महीनों की और रियायत दी। और ये हुआ कि अब ये फैसला नवंबर से लागू होगा। उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिसके बारे में जानना विषय के विशेषज्ञ से हमारे आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए स्वागत कर लेते हैं मनीष शर्मा जी का। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी दर्शकों, मनीष शर्मा जी आईटी प्रोफेशनल हैं और हमेशा हमारा प्रयास ये होता है कि जब भी किसी ऐसे विषय पर बात करें जिसमें कि उस विषय की विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, तो हम ऐसे व्यक्तियों से ही बात करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी और हमारे गेस्ट के बीच की बातचीत आपके लिए सार्थक हो। तो मनीष जी, जी, मैं बिल्कुल अपनी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए इस विषय पर सवाल पूछूंगा। कल ही मैंने ये खबर पढ़ी जी, और पता चला कि साहब भारत सरकार ने इमीडिएट बैन लगा दिया है। लेकिन शाम होते होते उसकी मियाद बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई और अब ये बात आ रही है कि वो नवंबर से अप्लाई होगा। तो पहले जरा ये जी, बताइए कि ये क्या है बैन। हम तो सिर्फ एक कंज्यूमर के है नाते जो है ये जान रहे हैं कि लैपटॉप अब नहीं इंपोर्ट होगा और पर्सनल हुँ, कंप्यूटर्स इंपोर्ट नहीं होंगे, ई बुक्स नहीं आएंगी। तो जी, अब कैसे बाजार में कैसे मिलेगा ये सब सामान? क्या है ये फैसला? जी बिल्कुल अवनीश जी। तो दरअसल हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने लैपटॉप, टैबलेट्स और जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं या सर्वर्स भी होते हैं, इनके इम्पोर्ट पे बैन लगाया है। और अभी जैसे आपने बताया कि अभी फ़िलहाल कंपनी को 3 महीने का एक ग्रेस पीरियड दिया है, एक एक्सटेंशन दिया है कि वो 3 महीने में लाइसेंस ले लें अपना। तो दरअसल ये उस तरह का बैन नहीं है जिस तरह का दिखाया जा रहा है। हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये बोला है कंपनियों को कि आप या तो एक लाइसेंस लीजिए, पहला कदम है या तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करिए, भारत के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स बनाइए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्पेशल लाइसेंस होगा। वो लेने के बाद में आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो सरकार है वो मोबाइल फ़ोन में जो पीएलआई स्कीम आई थी उसी को रेप्लिकेट करना चाह रही है, मतलब उसी को वापस से दोहराना चाह रही है और इस बार लैपटॉप, सर्वर्स और डेस्कटॉप और टैबलेट के मामले में इस चीज़ को करना चाह रही है। अगर मोबाइल की मैं बात करूँ तो 2014 में हमारे पास केवल 2 फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की। आज हमारे पास 150 से ज़्यादा हैं और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो कई बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हम मोबाइल का आज कर रहे हैं, जिसमें से एप्पल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हुँ, तो सरकार का मानना है कि सरकार ने पिछले 2 साल से पीएलआई स्कीम स्टार्ट करी है लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट्स वगैरह की। कुछ हुँ, कंपनियों ने उसके अंदर अप्लाई भी किया है, कुछ कंपनियाँ उससे उस स्कीम के अंतर्गत आकर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई कंपनियाँ हैं जो उस स्कीम में नहीं आई हैं, जिनमें सबसे बड़ी कंपनी है आपकी एप्पल। एप्पल जो है वो सारा का सारा जो अपना सामान है वो इम्पोर्ट करता है, चाहे वो कोरिया से करे, चाहे वो चाइना से करे या वियतनाम से करे। तो इस स्कीम का ये जो सरकार की जो नीति है उसका यही है कि जितनी भी कंपनियाँ हैं उसको वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं विवश करना तो नहीं बोलूँगा। हुँ। सरकार उन कंपनियों को अच्छे खासे इंसेंटिव दे रही है और कोशिश कर रही है कि वो भारत में बनाएँ सामान। भारत की जो ज़रूरतें हैं हम यहीं से पूरी करें और वो एक्सपोर्ट भी करें कहीं न कहीं। तो इस पूरी आदेश के पीछे यह सच्चाई है। अच्छा, ठीक बात। अभी आपने जी, कहा कि मोबाइल फ़ोन में एक पीआईएल स्कीम की आपने ज़िक्र किया कि उसी को जी, अब जी। यहाँ पर अप्लाई करने का प्रयास कर रही है। इस जो आपने बताया कि लैपटॉप से लेके और वो सर्वर तक के जो प्रोडक्ट सेगमेंट हैं। जी, ये जी, पीआईएल जी। क्या है सर? देखिए पीएलआई स्कीम है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। तो हुँ, नो सॉरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बोलते हैं, पीएलआई स्कीम है। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी कंपनी अगर भारत में अपना प्रोडक्शन करना चाहती है, तो सरकार उसको कई तरह के इंसेंटिव्स देती है या रियायतें समझ लीजिए वो देती है। जैसे कि सरकार उनको हुँ, सस्ते दामों पे ज़मीन दे देगी, सरकार उनको हुँ, सस्ती बिजली दे देगी या जैसे टैक्स की थोड़ी छूट मिल जाएगी 5 साल की या 10 साल के लिए। मैं एक हुँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको इसमें।
जो नोएडा के अंदर जो सैमसंग का जो प्लांट है, वो दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है सैमसंग का। जब हम्म। सैमसंग उस प्लांट को बनाने वाला था, उससे पहले उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी यहाँ पे, और सैमसंग ने एक डेडिकेटेड मैं मेरे को ये मालूम नहीं कितने मेगावाट की लाइन उन्होंने मांगी थी, लेकिन एक डेडिकेटेड लाइन उन्होंने मांगी थी कि हमें इतनी इस प्लांट को चलाने के लिए इतनी बड़ी लाइन चाहिए जिसपे बिजली हमेशा रहे, उसमें कोई पावर कट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो अखिलेश यादव वो दे नहीं पाए, लेकिन जब योगी जी आए तो उन्होंने एक डेडिकेटेड लाइन सैमसंग के प्लांट के लिए अलग से लगा दी। तो ये इस तरह के हम्म। इंसेंटिव्स होते हैं। अब वो लाइन लगी, लगते ही उन्होंने अपना प्लांट स्टार्ट किया, और आज सैमसंग जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है भारत से, उसमें से अराउंड हम्म। 80% नोएडा के प्लांट से जाता है। तो इस तरह की हम्म। इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं। तो पीएलआई स्कीम यही है, जितनी भी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबको पीएलआई के अंतर्गत अलग अलग टैक्स के फायदे दिए गए। एप्पल को भी टैक्स के फायदे दिए गए। जो एप्पल हम्म। 2014-15 तक भारत को बोलता था कि ये सीरियस मार्केट नहीं है, आज वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहीं से कर रहा है। तो सरकार का मानना है कि जब वो स्कीम हमारी सफल हुई है, तो क्यों ना हम इसको सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और इसके टैबलेट के क्षेत्र में करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर घर में जैसे हर एक बंदे के पास में मोबाइल होता है, वैसे ही आजकल हर घर में लैपटॉप, डेस्कटॉप होते ही होते हैं। इसके अलावा बिल्कुल ऑफिस की बात स्टेशनरी का करें। सामान कह लीजिए आप तो अब। जी जी हाँ। और एक एक घर में आपको मल्टीपल लैपटॉप्स या टैबलेट्स मिलेंगे। ठीक बिल्कुल। है। और इसी तरह से आप ऑफिस में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये कई बिलियन डॉलर्स का मार्केट है। तो सरकार का ये हम्म। मानना है कि क्यों ना मोबाइल की तरह हम इस मार्केट को भी कैप्चर करें। हमारा जो हम्म। इम्पोर्ट बिल है उसको कम किया जाए, क्योंकि इम्पोर्ट करने से क्या होता है कि हमारी विदेशी मुद्रा उसमें खर्च होती है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके पीछे सरकार का ये मंतव्य है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, जी अब इंपोर्ट पर बैन और उसी के जी। साथ लाइसेंस लेके इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों स्थितियों में फर्क क्या है? आप लाइसेंस देंगे और तब इंपोर्ट जी। पॉसिबल होगा। तो इस हम्म। अभी की व्यवस्था जो चल रही थी कि इंपोर्ट कर सकते हैं और विशेष लाइसेंस के तहत इंपोर्ट में, ये इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे भारत का साउथ कोरिया और वियतनाम के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो उसमें हम्म। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एप्पल ने वियतनाम से मान लीजिए 1 लाख आईपैड मँगवाए, क्योंकि वहाँ पे हम्म। हमारा एफटीए है, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसपे कस्टम ड्यूटी या तो नहीं लगती है, बहुत कम लगती है। तो उससे कहीं न कहीं भारत को नुकसान होता है। अब मान लीजिए वो कंपनी भारत में ही अगर बैठ के लैपटॉप बनाए, आईपैड बनाए, जो भी करे, तो उससे भारत को 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो भारत की जो लोकल ज़रूरतें हैं, वो पूरी होंगी, चीज़ें थोड़ी-सी हम्म। सस्ती मिलेंगी, मैं बहुत ज़्यादा सस्ती की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, थोड़ा-सा हम्म। मार्जिनली सस्ता मिलेगा, और तीसरी चीज़ एक्सपोर्ट बढ़ेगा हम लोगों का। तो यहाँ पे 3 कारण हैं इस चीज़ को करने के। और अभी जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, उससे होता क्या है कि सरकार को तो कोई ड्यूटी नहीं मिल रही है। कंपनियाँ फ़ायदे में होती हैं, क्योंकि कंपनियाँ सस्ते में माल यहाँ पे लाती हैं, बेचती हैं, वो ज़्यादा बड़े हाँ। मार्केट पे कब्ज़ा कर पाती हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे डिस्काउंट दे पाती हैं, तो इसलिए उनकी बिक्री हम्म। ज़्यादा होती है। तो बिक्री हम भी चाहते हैं कि बिक्री ज़्यादा हो, लेकिन उसमें हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए, ना हम्म। केवल दूसरे देश का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, हमारा खुद का देश का भी फ़ायदा इसमें होना चाहिए। तो यही इस स्कीम के पीछे का जो लॉजिक है, वो यही है। ठीक बात है। अच्छा, अब जी, एक चीज़ जो सामान्य आदमी के दिमाग में, और मैं अपने आप को सामान्य ही मान रहा हूँ और हूँ जी, भी, तो मेरे दिमाग में सबसे एक बात आती है कि साहब, सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें अगर कहीं से इम्पोर्ट होती हैं, तो वो एक हमारा जी, पड़ोसी है, जो हमारा एनिमी कंट्री भी है, शत्रु देश भी है, चीन। जी, तो जी हाँ। सबसे पहले अगर एक कहते हैं ना कि इमोशन से भरा हुआ अगर कोई भारतीय सोचे, तो ये क्या मतलब चीन को एक और झटके जैसी बात भी सुनाई देने लगी है कल से? तो ये है क्या कोई झटका? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, अगले 1-2 साल के अंदर आप इसका जो परिणाम है देखेंगे। हुँ। जैसे मोबाइल फ़ोन के केस में हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन पहले हम लोग एक्सपोर्ट हमारा बहुत कुछ 100 करोड़ का था, लेकिन आज हमारा लगभग 20 बिलियन डॉलर का है साल का, और यह बढ़ते ही हुँ। चले जाना है आगे जाके। तो हुँ। वो जो 20 बिलियन या 25 बिलियन हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस हमारा जो लोकल हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो भी कई बिलियन डॉलर की हैं, कई हज़ारों करोड़ रुपए की हैं। पहले वो सारा मार्केट चीन के पास में था। आज वो मार्केट हम खुद, हमारी कंपनियाँ खुद उस चीज़ को कर पा रही हैं, साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा भी मिल रही है, हमारे लोगों को जॉब्स मिल रही है।
और बाहर हम लोग बाहर की चीज़ नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा, चीन के साथ में हम्म, सबसे जो बड़ा जो एक कंसर्न आता है वो आता है सिक्योरिटी कंसर्न। ऐसा बिल्कुल ऐसा मैं इस माना पे जाता आने है कि वाला था। चीन जी, जी। तो जैसे चीन के जो फ़ोन हैं आपके, जैसे अमेरिका के अंदर भी चीन की एक कंपनी थी हुआवेई करके थी, एक ज़ेडटीई थी। इन कंपनियों को वहाँ पे बैन किया गया है, क्योंकि इन कंपनियों के फ़ोन्स और जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है, ऐसा माना जाता है कि चीन उनके अंदर कुछ जासूसी उपकरण लगा के भेज देता है, जिससे फिर जो भी यूज़र का डेटा है या जो भी कम्युनिकेशन है, वो वहाँ से आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें भारत में बनेंगी तो एक सिक्योरिटी कंसर्न वाला जो एक पॉइंट है, वो भी काफ़ी अच्छे हद तक एड्रेस हो जाएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ठीक बात है। अच्छा, तो अब जो कुल मिला के मुझे समझ में बात आ रही है कि चूँकि मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन में बहुत सफलता के साथ जी। भारत की सरकार ने हमने ये करके दिखा दिया है और इसके हुँ, हुँ। अच्छे अनुभव हमें मिले हैं। तो मुझे जी, लगता है कि वही स्कीम अब उसका एक्सपेंशन कह लीजिए बाकी और प्रोडक्ट लाइन में, यही? जी हाँ। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस निर्णय के पीछे ये माना जाए कि भारत सरकार ने जो मोबाइल के क्षेत्र में कर दिया है, जो परफॉर्म किया है और जिस तरीके से उसको जी, सफलता मिली है, तो उसी चीज़ को ये आगे ले जा रही है। इसमें किसी एक देश से बैर भाव और बाकी कुछ नहीं है। ये अपने घरेलू बाज़ार और घरेलू जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, इंडिजिनस जो जी। मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बूम करने के लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। ठीक बात। और अच्छा, अब इसमें कोई मैं बुराई भी नहीं है। हुँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर आप बिल्कुल। अपने देश के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है ये तो। बिल्कुल, बिल्कुल साहब, इसमें कौन-सी बुराई है? लेकिन होता क्या है जी, ना कि कई बार ये एक कन्फ्यूज़न मार्केट में बनाने की कोशिश की जाती है। मैं जी उसके हाँ। ज़िक्र से बचूँगा भी नहीं। मैं कल भी 1-2 जगह मैं देख रहा था कि एक जो यहाँ पर राजनैतिक विरोध के अंध विरोध का एक जो पैटर्न चला है ना, उसमें जो जी, जी। सबसे पहले मुझे 1-2 जगह ये सुनाई दे गया कि साहब देखिए, जियो ने जो है अपना ई-बुक लॉन्च किया है, तो जी, जी। इन्होंने जो है बैन कर दिया, अब तो सिर्फ जियो के बिकेंगे। बहरहाल, बाज़ार तो मुझे नहीं लगता कि किसी भावना से चलता है, बाज़ार तो सीधे क्वालिटी और परफ़ॉर्मेंस के आधार पे ही चलता है और साथ में बिल्कुल। दाम भी होते हैं। अच्छा, मनीष जी, एक प्रैक्टिकल चीज़ जो मुझे समझ में आती है, 3 महीने इसको बढ़ाया है जो, जी। तो आज की डेट में ये जो जितने भी बैन वाले प्रोडक्ट हैं, हुँ, हुँ। उनमें कितने प्रतिशत हम इम्पोर्ट करते हैं अब भी? ये कोई एक आइडिया? देखिए, जितना मुझे आइडिया है अराउंड 50% के आसपास अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है भारत में। हुँ, एप्पल की अगर मैं बात करूँ तो एप्पल का 100% बाहर से आता है, पूरा बाहर से हुँ, आता है। और कुछ कंपनियाँ हैं जिनके लोअर और मिडल कॉन्फ़िगरेशन के जो लैपटॉप, सर्वर्स या टैबलेट्स हैं वो भारत में बनते हैं। लेकिन अगर मैं हाई एंड मार्केट पे जाऊँ, जैसे डेल की अगर मैं बात करता हूँ तो डेल का जो लैपटॉप की कीमत है वो 20-25 हज़ार से शुरू होके और डेढ़ 2 लाख रुपए तक जाती है। तो हुँ, 60, 70, 80 हज़ार तक के जो लैपटॉप हैं वो सारे भारत में बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वाले जो लैपटॉप हैं वो सारे इम्पोर्ट ही होते हैं। आप डेल का देख लीजिए, लेनोवो का देख लीजिए या फिर एसर है, एचपी है। हुँ, तो अब ये जो सरकार का जो कदम है इसके बाद में ये जो कंपनियाँ हैं इनका ऑलरेडी भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है पिछले 2-3 सालों से। तो ये हुँ, जो कंपनियाँ हैं बाकी के जो लैपटॉप्स हैं वो भी भारत में बनाएँगी। तो हुँ, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जो हाई कॉन्फ़िगरेशन के जो लैपटॉप है देखिए, सभी लोग तो स्टूडेंट वगैरह होते नहीं जो लोअर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप यूज़ करेंगे। अब ऑफ़िस के अंदर बात कर लीजिए, चाहे डिज़ाइनर्स, फ्रीलांसर जो होते हैं आजकल के या गेमर्स होते हैं, उनको हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप चाहिए होते हैं। तो अभी इस तरह के लैपटॉप इम्पोर्ट होते हैं। अब इस योजना के बाद में मुझे लगता है कि वो सारे भी भारत में बनेंगे और ठीक साथ बात है। ही साथ एप्पल को भी। हाँ, जी, अच्छा, अब यहाँ एक सवाल आता है कि जी, जिस तरीके से बैन अब प्रभावी होगा नवंबर से, तो जी, इसमें क्या 3 महीने ये पर्याप्त समय है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो इसको कोप अप कर लेंगे? यानी जो डिमांड आएगी, आपने कहा कि 50% के लगभग इम्पोर्ट होता है, तो जो 50% का स जी, सप्लाई गैप होगा, क्योंकि स्पेशल जी, लाइसेंसेस की अगर बात है, तो निश्चित रूप से अब वो 50% इम्पोर्ट नहीं रह जाएगा, वो तो डिमोट होगा। जी, जी, तो जी, जी, वो जो एक गैप आएगा 50% का या शॉर्ट सप्लाई जो की स्थिति अगर मार्केट में क्रिएट होगी, और ये तो बाज़ार है, बाज़ार में जैसे ही शॉर्ट सप्लाई होती है, तो जी। अर्थशास्त्र का जो बेसिक नियम है कि सप्लाई अगर कम हुई, तो फिर दाम उछलेंगे। हुँ, हुँ। टमाटर हम देख ही रहे हैं, हालाँकि टमाटर और लैपटॉप का कोई मेल नहीं है आपस में, जी, जी। लेकिन फिर जी, भी जी। बाज़ार का नियम तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लागू होता है, हर चीज़ पे लागू होता है, जी पूरे हाँ, बाज़ार जी पे हाँ, जी। लागू होता है।
तो क्या ये 3 महीने, 2 सवाल मेरे, क्या ये 3 महीने की जो रिलैक्सेशन दिया है, ये उसी तैयारी को पूरा करने के लिए दिया है? या ऐसी जी। कोई स्थिति ना बने शॉर्ट सप्लाई की, उसको ध्यान में रखते हुँ। हुए दिया है? दूसरा, क्या इन्हीं 3 महीनों में इंडियन मैन्युफैक्चरर वो 50% के इंपोर्ट का गैप जो है, उसकी भरपाई करने में कामयाब हो पाएँगे? जी, बिल्कुल पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि हाँ, ये 3 महीने सरकार ने एक तरह का रिलैक्सेशन दिया है और मेरा मानना है कि 3 महीने में 50% इम्पोर्ट की भरपाई नहीं हो सकती, अगर मैं लॉजिकली बात हुँ, करूँ तो। लेकिन कंपनियों को कहीं न कहीं एक तरह का एश्योरेंस देना पड़ेगा सरकार को कि ठीक है, आपने एक नियम बनाया है, हम उस नियम को मानेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप हमें एक स्पेशल लाइसेंस दे दीजिए, उस लाइसेंस के अंतर्गत हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, अपना सामान भारत में बेचेंगे, लेकिन उनको एक एश्योरेंस देना पड़ेगा कि ठीक है, हम 6 महीने में या साल भर में आपकी स्कीम के अंतर्गत हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़ाएँगे। तो अगर वो ऐसा करते हुँ, हैं, तो मुझे लगता है सरकार उनको रिलैक्सेशन दे देगी। अब दूसरा जो सवाल था, वो हुँ, था कि देखिए प्राइस बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है स्पेशली अगर मैं एप्पल के प्रोडक्ट की बात करूँ, तो उनमें प्राइस बढ़ेगा क्योंकि एप्पल की अभी मैन्युफैक्चरिंग ज़ीरो है भारत में। हुँ, तो कहीं न कहीं शॉर्ट सप्लाई वाला जो आप बता रहे हैं, वो चीज़ होगी, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ सकता है, एप्पल के साथ में। हुँ, क्योंकि बाकी हुँ, जितने भी कंपनियाँ हैं, उनकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले से हैं और उनको अपनी बस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। तो आपके पास पहले से सेटअप है, आप आज उसमें मान लीजिए 1 लाख लैपटॉप बना रहे हैं, आपको उसमें 2 बनाने हैं, 2 लाख बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं। उसमें आपको 3 महीने, 6 महीने या 8 महीने लग सकते हैं। तो अगर वो सरकार को एश्योरेंस देंगे, तो सरकार बिल्कुल मानेगी और क्योंकि देखिए, सरकार भी ये नहीं चाहती है कि कंपनियाँ काम करना बंद कर दें या भारत छोड़ के चली जाएँ। हुँ, सरकार का काम केवल ये अपना लॉन्ग टर्म विज़न बताना है कंपनियों को कि हम आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद हम इस दिशा में जाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि लैपटॉप मिलना बंद हो जाए देश के अंदर या फिर लैपटॉप बिल्कुल दुगनी कीमत में, तिगनी कीमत पे बढ़े, क्योंकि हुँ, देखिए रेट भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे तो भी मार्केट खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आज जो लैपटॉप स्टूडेंट 25,000 में खरीद रहा है, वो लैपटॉप 50,000 का हो जाएगा, तो स्टूडेंट शायद उसको ना खरीदे या अपनी जो हुँ, खरीद है हुँ, उसको थोड़ा-सा टाल दे। तो उससे भी हुँ, तो हुँ। नुकसान होगा ना, सरकार को भी नुकसान होगा, रेवेन्यू कम होगा, टैक्स कम होगा तो सरकार को भी नुकसान है। तो यह सरकार की एक तरह से एक नीति है जो लॉन्ग टर्म विज़न उन्होंने कंपनियों को दिखाया है और मुझे लगता है हुँ। कंपनी भी उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी कहीं न कहीं। ठीक बात है। तो आप ने जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को महँगा होने की बात की है, तो चलिए ठीक है, हम आम भारतीयों को एप्पल से कोई ख़ास नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ दिन के लिए अगर जी, प्राइस बढ़ जाए, प्रीमियम सेगमेंट है, बड़े लोग लेते हैं, स्टेटस सिंबल जी, के जी, रूप जी। में लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके प्रोडक्ट टेक्निकली कहीं से कमतर हैं, बहुत अच्छे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो एक प्रीमियम जी, सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड है। तो वो कहते हैं ना कि आम जन, जी, क्योंकि जब आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, जब आप नोटबुक की बात कर रहे हैं, जब आप इस तरह के गैजेट्स की बात कर रहे हैं, तो अब ये लगभग स्टेशनरी हो गए हैं और मैं तो ये देखता हूँ कि अगर घर में 4 सदस्य, 5 सदस्यों का एक परिवार है, तो उसमें से छोटे बच्चे और बड़े-बुजुर्ग, हालाँकि उनके हाथ में भी अब टैबलेट्स हैं, यूट्यूब देखने के लिए ही हैं, जी, भजन सुनने के लिए हैं, लेकिन हैं। जी। तो हैं। सब ये एक तरह से स्टेशनरी जैसा सामान हो गया है जिसको आप अगर बाजार के नज़रिए नज़रिए से कहिए तो मैं तो इसको एफएमसीजी टाइप की चीज़ मानूँगा, है ना? तो जी, लगभग जी। ये फास्ट जी, जी। मूविंग कंज्यूमर गुड्स टाइप की चीज़ हो गई है। अब जी हाँ, जी हाँ। एक चीज़, मोबाइल में सरकार ने ये करके दिखा दिया है। जी, यहाँ पर अब बाकी सेगमेंट में ये करने का प्रयास चल रहा है। जी। तो यहाँ पर एक चीज़ सुरक्षा की बात आपने बताई दी कि सुरक्षा कारणों से भी ऐसा किया गया है और ख़ास तौर से चीन को ध्यान में रख के का किया गया है। जी, जी। अब एक जो हमारे यहाँ ट्रेडिंग का, देखिए व्यापार का मूल मंत्र है कि अपने लिए वेल्थ कमाना। कभी लाभ बिल्कुल। कमाना हुआ करता था, अब उसमें वेल्थ जुड़ गया है। उसमें सोसाइटी का भी वेल्थ होता है और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अभी जी, तक जो ट्रेडिंग का एक फैशन था कि हमने चाइना से सामान मंगाया, डब्बा खोला, उसको हल्का पॉलिश वाले मतलब झाड़-फूँक किया, रैक में हुँ, सजाया हुँ। और बेच दिया। तो जी। ये जो प्रवृत्ति है, ये हाँ, प्रवृत्ति हाँ। कहीं से गलत नहीं है। व्यापार के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से ये कहीं से गलत नहीं है। लेकिन जी। क्या भारतीय प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बेचे जाएँगे? उनकी ट्रेडिंग, हम कहते हैं कि मान लीजिए सप्लाई मेंटेन हो गई, सब कुछ मेंटेन हो गया।
लेकिन क्या ब्रांड्स का कुछ असर पड़ेगा क्या, कि कुछ नए ब्रांड्स आ जाएंगे, या ऐसे कुछ ब्रांड्स जो अभी भारत में मिलना है वो नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई समस्या? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। नए हम्म। ब्रांड का तो देखिए हमेशा से स्वागत रहा है। अगर कोई अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आएगा, अच्छी क्वालिटी आएगी तो चलेगा ही चलेगा। अगर मैं एक्जिस्टिंग हम्म। की बात करूँ, जैसे लैपटॉप की अगर हम बात करते हैं, डेल है, एसर है, हम्म। लेनोवो है या एचपी है, तो ये ब्रांड हमेशा से थे भारत में, आगे भी चलते रहेंगे। बस फ़र्क इतना रहेगा कि उनमें मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया आ जाएगा। तो बस इतना सा फ़र्क रहेगा उसमें। और हम्म। अभी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाद में जाके हम लोग इसमें एक एक्सपोर्टर के तौर पे अच्छे जाने-माने जाएँगे। आप मोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देख लीजिए, टीवी, हम्म। फ्रिज और जो एसी वगैरह हैं, इसमें भारत काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब एक्सपोर्ट करता है। जबकि पहले अगर मतलब 80 के या 70 के दशक में अगर आप देखेंगे तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें स्मगल होकर इंडिया में आती थी और उसमें अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ता था और ब्लैक में, जिसको हम कहते हैं, ब्लैक में मिलती थी ये चीज़ें। लेकिन आज भारत इन चीज़ों को बेचता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट मैं किसी छोटे-मोटे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस, यूरोप के जितने भी देश हैं, उन सबको एक्सपोर्ट होता है भारत से अब। तो ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि छोटे-मोटे देश नहीं जी, बल्कि यूरोप और यूएसए में भी ये जी हाँ, एक्सपोर्ट हो रहा है। और आपने जब जी, जी, ज़िक्र किया ना कि छुपे तौर पे ये ब्रांड्स लाए जाते थे और इस तरह के सामान लाए जाते थे कभी 80 के दशक में, तो मैं अपना जी, अनुभव जी, बता दूँ, मेरे जीवन का पहला टेप रिकॉर्डर नेशनल पैनासोनिक का, तो उसके लिए जी। आम चलन था कि चुपचाप बस में बैठ के और हुँ, नेपाल जाते थे लोग, और नेपाल की जो सीमा वाली बाज़ारें हैं कई सारी, वहाँ से जी, खरीद के ले जी, जी, आते थे। और जो आपने कहा ना कि थोड़ा बहुत सेवा भी होती थी बॉर्डर पे, तो वो भी करना पड़ता था। तो ये तो प्रैक्टिकल है। जी, जी, कैमराज़ हैं, कैमराज़ ऐसे ही आते जी। थे, और ये तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि टार्च, छोटी-छोटी चीज़ें भी आती रहीं। हुँ, खैर वहाँ से जी, हम जी। लेके बहुत यहाँ तक आए हैं। तो कुल मिला हुँ, के हुँ। क्या आप अगर कंक्लूड करेंगे, तो जी। इस दायरे में अगर मैं बाँधूँ कि क्या यह मेक इन इंडिया का दूसरा चरण है, जो और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हुँ, हुँ। परिष्कृत होके आगे बढ़ रहा है? जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेक इन इंडिया का दूसरा चरण ही है क्योंकि देखिए सरकार ने जब ये स्कीम शुरू करी थी, मेक इन इंडिया जब स्टार्ट किया था, तो शुरुआत के 1-2 साल के अंदर ज़्यादा इंडस्ट्री से इसको ट्रैक्शन नहीं मिला था। मतलब लोगों में उत्सुकता तो थी, लेकिन कंपनियाँ क्योंकि उनको चीन के अंदर या साउथ कोरिया में अच्छा उनको इंसेंटिव्स वगैरह मिल जाते थे, तो वो उन्होंने अपना प्रोडक्शन वहीं पे रखा और यहाँ पर वो आके केवल बेचती थी। तो बाद हुँ। में सरकार को ये चीज़ समझ में आई और फिर उन्होंने एक पीएलआई स्कीम चलाई अपनी प्रोडक्शन के लिए और एक अभी एक डीएलआई भी आना स्टार्ट हो गई है, जो डिज़ाइन से रिलेटेड है, जो अपना जो सेमीकंडक्टर है, उसके लिए उन्होंने नई स्कीम चलाई है और इसमें सरकार कई हज़ारों करोड़ रुपए की रियायतें दे रही है। तो सरकार को अब समझ में आ गया है कि कंपनी को अगर लाना है तो उनको कई कई स्तरों पर, चाहे हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे हो, चाहे बिजली हो, चाहे टैक्स ब्रैकेट हो, चाहे सस्ती ज़मीन हो, उनको इंसेंटिव देने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर वो इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो कंपनियाँ तो अपने हाल में मस्त हैं। वो तो चीन से अपना सामान बनवाएँगी, उसको सस्ते में वहाँ से इम्पोर्ट करेंगी और अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनाएँगी उसमें। तो यह एक बहुत बड़ी मतलब मुझे लगता है कि एक बदलाव है सरकार की अप्रोच में और हुँ। इसका फ़ायदा आगे ज़रूर भारत को होगा और हमारे लोगों को भी होगा क्योंकि उनको अच्छे प्रोडक्ट्स, सेफ प्रोडक्ट्स और सस्ते दाम पे मिलेंगे यहाँ पे। मैं सेफ और प्रोडक्ट मेक पे इन बहुत इंडिया भी। ज़्यादा जी, जी, मैं सेफ प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं चीन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ता रहता हूँ और आजकल साइबर क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हुँ। इसलिए जो सेफ्टी है, प्रोडक्ट की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है, ठीक बात है। जी, कई बार ऐसा होता है ना कि आप लगेज तो खूब महँगा खरीद लेते हैं, आप मकान के दरवाजे बड़े मजबूत बनाते हैं, और उसमें अगर मजबूत जी, जी। ताला ना लगे, दरवाजे मजबूत ना हों, तो फिर वो हुँ, हुँ। करोड़ों के मकान भी आपका असुरक्षित ही रहेगा। ये कुछ उसी तरह की जी, बात जी। है, अगर मैं गलत नहीं समझा हूँ तो। अच्छा, आपने बिल्कुल, बिल्कुल। अभी सेमीकंडक्टर का ज़िक्र कर दिया, तो मेरे मन जी, में एक सवाल है जिसको चलते-चलते मैं पूछ लूँगा। जी। जब आप ये सारी चीज़ों पे बैन लगा रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर भी अब कम आने शुरू होंगे? हुँ, तो हुँ। क्या भारत की तैयारी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी हो गई है, या हो जाएगी निकट भविष्य में? सेमीकंडक्टर में अभी कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे, भारत में हुँ। मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने में। कम से कम हुँ। 1.5 साल लगेगा अभी। तो भारत उसपे तैयारी कर रहा है और इस बैन का सेमीकंडक्टर से ज़्यादा इतना वो नहीं है मतलब ज़्यादा लिंक नहीं है। तो सेमीकंडक्टर के लिए भारत के पास में ताइवान है, अच्छा खासा एक हमारा सोर्स है सेमीकंडक्टर्स का।
तो उसमें हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और 1.5-2 साल के अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में फिर कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की। ठीक बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने ये संदेश दिया है बाज़ार को, इस सेगमेंट के प्रोडक्ट वाले बाज़ार को कि भैया भारत में यदि रहना है, बेचना है, भारत जी, से अगर पैसे कमाने हैं, तो फिर भारत में बनाना है, भारत वालों को भी बेचना है और बाहर जहाँ बेचना हो, वहाँ भी बेचिए, भारत को कारोबार मिलेगा। जी, कुल मिला के ये नेक्स्ट जनरेशन है मेक इन इंडिया का, मुझे जो समझ में आया। बिल्कुल। तो दर्शकों जी, बिल्कुल। जी, ऐसा ही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। ठीक बात। तो दर्शकों हमें उम्मीद है कि इस पूरे, क्योंकि आजकल खबर कल कम और अफ़वाहें ज़्यादा। स्थापित मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, वहाँ पर सबसे पहले तो यही शुरू हो जाता है और फिर एक स्वनामधन्य यहाँ पर राजनैतिक पार्टी है, जो कि मित्र, मित्र, मित्र फलाने के मित्र है ना? प्रधानमंत्री के मित्र तो मैंने सबसे पहले मेरी ये उत्सुकता थी कल ये खबर जब ब्रेक हुई, तो मेरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को इसी बात में था कि मैं जाके ये देखूँ कि कब ये नारा लगता है कि ये अंबानी के लिए किया गया है और मुझे बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगी मनीष जी। घंटों के अंदर मुझे 2-3 जगह ये जी, ज़िक्र सुनाई दे गया कि साहब देखिए वो 16 साढ़े 16,000 में ई-बुक ला रहे हैं, तो मोदी जी ने बैन जी, कर दिया। बहरहाल हमारी आपकी कुल बातचीत से ये पता लगा कि मेक इन इंडिया ही मजबूत हो रहा है और इसको मोबाइल फ़ोन में भारत ने सफलता और बेहद सफल तरीके से करके दिखाया है। इसलिए जब आप एक खेल में सफल हो जाएँ, तो फिर खेल का नेक्स्ट लेवल आपको खेलना ही पड़ता है, ये देश हित में है। जी, मनीष जी, आपने हमें समय दिया और बड़े आसान और सुरुचिपूर्ण तरीके से बड़े बेहद, क्योंकि ये टेक्निकल जार्गन है, बहुत सारे लोग इसको सुनना नहीं चाहते, बहुत से लोग सुन लेने के बाद उनको लगता है कि हम समझ ही नहीं पाएँगे, उनमें से मैं भी शामिल हूँ। हालाँकि मैं टेक जी, बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन होता है ना कि आपने दूसरे काम को पकड़ लिया तो फिर आपका वो पुराना जो है सारी चीज़ें खत्म होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बेहद सहज और सरल तरीके से दर्शकों तक ये बात पहुँचाई। दर्शकों, जी, हमें उम्मीद है कि आपको मनीष जी के साथ हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ इसको शेयर भी करेंगे। तो लेते हैं आज के जी, अंक बिल्कुल। में आपसे विदा और मनीष जी को देते हैं धन्यवाद। मनीष जी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी को